मैं कम इन सर। कम इन। बैठ। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, बैठा जी। थैंक You are from Bhagalpur. यू। यस सर। Just you are pursuing your PG course from IGNOU. Whether it has been completed or just you are pursuing now. Complete हो गया या? कंप्लीट सर। कंप्लीट कर लिया आपने। अच्छा अच्छा। हिस्ट्री स्पेशलाइजेशन क्या? हिस्ट्री में एक पेपर होता है ना स्पेशलाइजेशन का? सर वहाँ स्पेशलाइजेशन तो नहीं था, सिर्फ हिस्ट्री था। हिस्ट्री था। इसमें मॉडर्न हिस्ट्री या मेडिवल या मॉडर्न, मेडाइवल और एंशिएंट सारा? अच्छा अच्छा। अच्छा, ये कौन सा फेवरेट आपका पार्ट है हिस्ट्री में? एंशिएंट, मेडिवल, मॉडर्न? जी सर, वैसे तो सभी ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मॉडर्न ज़्यादा अच्छा है। अच्छा, मॉडर्न में गांधी जी अफ्रीका से कब लौटे इंडिया, और उनका पहला क्या स्टेप था इंडिया में? अफ्रीका से एक बार 1898 में आए थे जी। और फिर दोबारा गए तो 1915 में आए, और जिस दिन वो आए थे 9 जनवरी को, तो उसी दिन भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। और जब यहाँ आए तो उनके साथ बहुत सारे अनुयायी आए थे अफ्रीका से, तो यहाँ पे वो साबरमती आश्रम की स्थापना किया उन्होंने, जहाँ पे अहिंसा, सत्य और जो सत्याग्रह उसकी जो ट्रेनिंग दी जाती थी। और उसके बाद से फिर उनका पहला जो कदम था चंपारण में, अच्छा अच्छा। जो किसान आंदोलन के लिए चंपारण सत्याग्रह उन्होंने किया था। अच्छा, इनकी जो एक रणनीति थी संघर्ष विराम संघर्ष, क्या है ये रणनीति इनकी? संघर्ष के टाइम में उन्होंने अहिंसात्मक आंदोलन चलाया। उसके बाद जब असहयोग आंदोलन के बाद से जो चौरी चौरा कांड हुआ, तो उसके बाद से उन्होंने जो अहिंसात्मक आंदोलन हिंसात्मक की तरफ बढ़ गया, तो उन्होंने आंदोलन को स्थगित कर दिया और रचनात्मक कार्यों पे ज़्यादा जोर दिया, जैसे कि लोगों को प्रशिक्षित करना अहिंसात्मक कार्य करने के लिए, अधिक से अधिक स्वावलंबी होने के लिए। तो इस तरह के काम करके फिर उनको ट्रेनिंग दे करके फिर अपने आंदोलन को उन्होंने, जैसे 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया सर। फिर वहाँ से संघर्ष की शुरुआत? जी, फिर बीच में स्थगित हुआ रचनात्मक कार्य के लिए, फिर 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन। अच्छा अच्छा। अच्छा, बलबन का राजत्व सिद्धांत क्या था? सर बलबन अपने आप को एक निरंकुश राजतंत्र के रूप में स्थापित करना चाहता था, और उसका सिद्धांत था कि राजा जो है वो ईश्वर का प्रतिनिधि होता है। तो राजा जितना अधिक, राजा के हाथों में जितना अधिक से अधिक शासन होगा, उतना वो लोगों के कल्याण के लिए काम कर सकेगा। तो एक तरह से वो केंद्रीकृत शासन व्यवस्था का सिद्धांत उन्होंने दिया था। कहीं ऐसा नहीं था कि दम राजा को वो राजत्व के रूप में स्थापित करना चाहता था कि राजा में वो झलक दिखे भी? काम करना वो तो अलग चीज़ है, चेयर है तो आप काम करेंगे ही, लेकिन क्या उसका ये उद्देश्य नहीं था कि राजा राजा जैसा दिखे भी? इससे आप कहाँ तक सहमत हैं? थोड़ा बहुत था सर, जैसे कि सिजदा और पाबोस जो प्रथा शुरू किया गया था। क्या था सिजदा? तो क्या था? एक झुक करके और एकदम लेट करके, और जो सुल्तान है उसके हाथों को चूमना। तो और पैबोस क्या था? पैबोस सर वही लेट करके, और दोनों सिजदा और पैबोस एक ही था? सिजदा झुकने और पैबोस। पैबोस मतलब पाँव चूमना? जी सर, पाँव। अच्छा अच्छा, सिजदा और पैबोस। अशोक के बारे में तो पढ़ी होंगी, उसका धम्म क्या था अशोक का? अशोक का धम्म था मेन नैतिक सिद्धांत पे आधारित था कि लोगों में जितना अधिक से अधिक हो सके नैतिकता जो है भरने का प्रयास किया जाए। तो धम्म को उन्होंने वही अहिंसा को फैलाया, और जो लोगों के बीच में अधिक से अधिक मोरालिटी को जगाने का प्रयास किया धम्म के माध्यम से उन्होंने। उसका 2 अभिलेख है, धौली और जौगढ़। ये कहाँ है? धौली जौगढ़ है कहाँ? धौली जगह उड़ीसा में है सर। उसमें क्या है ये? कभी आपने गया है धौली? नहीं सर। उसमें क्या है, विशेष क्या है? अपनी राजकीय जो घोषणा है जनता के प्रति, उसमें शायद। और स्पेशल क्या है, स्पेशलिटी क्या है? आखिर धौली अभिलेख क्यों फेमस? जौगढ़ भी उतना ही, धौली काफ़ी फेमस है, क्यों, वाई? इसके विषय में हमको पता नहीं सर। वहाँ जो शेर हैं वो शांति की मुद्रा में है, ठीक है ना, क्योंकि धम्म की घोषणा कर चुका था, और अगला उसका उद्देश्य था कि शांति का प्रसार करना, इसके चलते। हाँ, उसके बाद ये। खैर, अच्छा हिस्ट्री आपने अच्छा किया सर।
आधुनिक भारत से ही पूछा जाए आपसे, आधुनिक भारत की शुरुआत आप कहाँ से मानती हैं? सर वैसे तो आधुनिक भारत की शुरुआत 1600 के आसपास से मानी जाती है। 1600 के आसपास। क्यों? क्योंकि वहाँ से जो है हमारे भारत में जो है अलग अलग विदेशी कंपनियाँ आई, तो इस वजह से। कंपनियों के आने से आधुनिकता की शुरुआत हो गई? जी नहीं सर, आधुनिकता की शुरुआत नहीं हुई, लेकिन अलग अलग इसके विषय में थोड़ा जानकारी। इतिहास की नई व्याख्या आपने दी। आधुनिकता है क्या, ये बताएं। आधुनिकता सर जैसे पुरानी चीज़ों को थोड़ा सा उसमें मॉडिफिकेशन करके। और इतिहास में आधुनिकता क्या है, आधुनिक भारत का इतिहास जैसा? इतिहास के नज़र से अगर देखें तो जैसे कि कृषि के उत्पादन में आधुनिकता आई, अलग अलग तरीके के यंत्र यूज किए गए, फिर उत्पादन बढ़ने से जो है उद्योग में विकास हुआ। तो राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्रवाद सर एक भौगोलिक और जो है सांस्कृतिक एकता को दिखाता है कि जो एक भौगोलिक जगह में रह करके अलग अलग भाषा, धर्म, जाति के लोग भी रह करके एक दूसरे के साथ प्रेम भाव से रहते हैं, तो ये राष्ट्रवाद हो सकता है सर। नवजागरण क्या है? नवजागरण सर अपने जो पुराने वेद थे या फिर अपने जो पुराने जैसे स्त्रियों के प्रति जो प्रथा थी उसको छोड़ करके और बीच में जो उनके स्थिति में गिरावट आई, विज्ञान के क्षेत्र में, संस्कृति के क्षेत्र में और जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, तो उसमें जब नया फिर कुछ जुड़ा, जैसे कि नए लोग उसके प्रति और जागृत हुए, विज्ञान को लेकर के, साहित्य को लेकर के, संस्कृति को लेकर के, तो उसको नवजागरण कहते हैं। ये नवजागरण है। नवजागरण पुनर्जागरण में फ़र्क बताइए। नवजागरण और पुनर्जागरण में अंतर? जी नहीं समझे सर हम। नवजागरण और पुनर्जागरण में क्या फ़र्क है? पुनर्जागरण एक हो सकता है कि इसी के पर्यायवाची में यूज किया जाता होगा सर। अच्छा, उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में फ़र्क बता सकती हैं? जी सर, साम्राज्यवाद मतलब साम्राज्य अपना जो एरिया है उसको बढ़ाना, मेरे हिसाब से लगता है कि साम्राज्यवाद है। उपनिवेशवाद का मतलब हो गया कि जैसे इंग्लैंड के द्वारा और फ्रांस जो थे और नीदरलैंड वगैरह जो पश्चिम के देश थे, वो अलग अलग दुनिया में जाकर, अलग देश में जाकर के, जैसे इंडिया हुआ, श्रीलंका हुआ, इस वाले एरिया में आकर के जब वो कॉलोनाइज किए तो उपनिवेश। अच्छा, ट्रिकल डाउन थ्योरी जानते हैं शिक्षा के क्षेत्र में? हाँ, शिक्षा के क्षेत्र में डाउन थ्योरी नहीं जानते? नहीं समझ रहे। अच्छा, ड्रेन ऑफ वेल्थ तो सुना होगा, क्या है ये? ड्रेन ऑफ वेल्थ का सिद्धांत दादा भाई नौरोजी ने दिया था और उन्होंने कहा था कि एक भारत का जो आय है उसका बहुत बड़ा हिस्सा इंग्लैंड में चला जाता है और उसके बदले भारत को कुछ नहीं मिलता है, तो उन्होंने इसके परिप्रेक्ष्य में ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा था। अच्छा, अंग्रेज एक निवेश शब्द कहते थे, जैसे आप आज अर्थव्यवस्था में पढ़ती हैं ना निवेश, उसी तरह से अंग्रेज़ों के लिए भी एक शब्द था निवेश, तो उनके लिए क्या अर्थ था ये बता सकती हैं? जी सर, यहाँ से जैसे कि वो लोग लाभ कमा करके और इंग्लैंड में जो जाता था उसको फिर ऋण के तौर पे यहाँ पे यूज करते थे, जैसे रेलवे में, बैंकिंग में, बीमा में वो निवेश करते थे और उससे फिर लाभ कमा करके और अपने देश में ले जा करके उसको खर्च करते थे। तो आपकी हॉबी दो है, कुकिंग और टीचिंग, क्या करती हैं? कुकिंग मजबूरी में करती हैं या ऐसे ही आपका पैशन है? नहीं सर, हमको अच्छा लगता है खाली समय में कुछ बनाना, सीमित संसाधन में कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना। जब खाली नहीं रहती हैं तो खाना नहीं खाती हैं? नहीं खाते हैं सर, ऐसे भी बनाते हैं, सिर्फ खाली समय में ही नहीं। क्या टीचिंग करती हैं, किस तरह के बच्चों को, बूढ़ों को? छोटे बच्चों को पढ़ाना पसंद है। क्या पढ़ाती हैं? सारे सब्जेक्ट जो सारे सब्जेक्ट। जी सर। कितने बड़े बच्चों को पढ़ाती हैं? जो छोटे जैसे कि 1-2 क्लास के जो। ठीक। उन बच्चों को पढ़ाने से क्या फ़ायदा है या फिर आपको क्या लाभ महसूस होता है? एक तो मुझे लगता है कि मेरा जो ज्ञान है
वो बच्चों तक थोड़ा बहुत मैं अपना बता सकती हूँ सर। और मेरी जो अभिव्यक्ति है उससे हमको वो मिलता है कि थोड़ा सा हमको मदद मिलता है कि हम अपने शब्दों को, अपने जो विचार हैं उसको अभिव्यक्त कर पाती हूँ, बच्चों तक बता पाती आपको ये नहीं लगता है कि वो जो ज्ञान बच्चों से या फिर उसको पढ़ाने से हमको मिल रहा है वो आपके इस प्रोफेशन जो भी है जिस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें कुछ लाभ मिलेगा उससे? हूँ सर। अच्छा लगता है हमको पढ़ाना। जैसे कि छोटे छोटे बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ तो वो कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो कि मैं नहीं जानती हूँ, तो फिर मैं उसको ढूंढने का प्रयास करती हूँ, जानने का प्रयास करती हूँ, फिर उनको बताने का प्रयास। अच्छा, ये अभी बिहार सर्वे जारी किया गया, ये 2 अक्टूबर को ही क्यों जारी किया गया? कास्ट सेंसस सर। कास्ट सेंसस, नॉट कास्ट सर्वे। जो जातिगत सर्वे कल बिहार सरकार ने जारी किया है वो 2 अक्टूबर को ही क्यों जारी किया? ठीक गांधी जयंती के तौर पे। तो क्यों गांधी जयंती के ही दिन क्यों? गांधी जी ने हरिजनों के उत्थान के लिए काम किया था, तो इसकी वजह से हो सकता है सर। तो क्या कास्ट सर्वे में सिर्फ हरिजनों की बात की गई है? हाँ, नहीं ना। अच्छा, और एक चीज़ ये 1 नेशन 1 इलेक्शन के बारे में बात किया जा रहा है, इसका कुछ सिग्निफिकेंस बताइए। यस सर, इसका जो है 1 नेशन 1 इलेक्शन के तहत इसमें क्या होगा कि एक बार चुनाव संपन्न हो कराया जाएगा लोकसभा और विधानसभा का, जिससे कि चुनावी खर्च में कमी आ सकता है और बार बार जो देश चुनाव के माहौल में रहता है उसमें कमी आएगा, और जो राजनीतिक दल हैं या उसके नेता हैं वो बार बार चुनाव में व्यस्त रहते हैं, जिससे कि वो अपने प्रशासनिक कार्यों में रुचि कम लेने लगते हैं। तो इसका एक सिग्निफिकेंस ये भी है बार बार चुनाव होने का कि जो सरकार है उस पर जनता का दबाव बना रहता है। ये नहीं लगता है कि अगर एक बार चुनाव हो जाए तो सरकार निरंकुश हो जाए? जी सर, एक ये संभावना बन रही है कि बार बार चुनाव होने से सरकार पे दबाव बनता है। तो इसके लिए एक तरीका दिया गया है कि इसको 2 बार किया जा सकता है, कि बीच बीच में 2 बार में कराया जा सकता है, ताकि लोग जो नेता हैं उनकी जवाबदेही बनी रहे सरकार। मणिपुर समस्या के बारे में बताएं कि वहाँ क्यों है जो अभी जो जातीय जो क्लासेस है वो क्यों है जो वहाँ उत्पन्न हुआ? मणिपुर जो है स्पेशली जो वहाँ का 90% एरिया है वो सर हिली एरिया है, और 10% जो है वो घाटी में है, और 10% जो जगह है वहाँ पे मैती समुदाय के लोग रहते हैं, और पहाड़ी एरिया में जो कुकी, नागा और अन्य जनजाति लोग रहते हैं, और वो लोग एसटी के कैटेगरी में आते हैं सर। और जो मैती समुदाय है उन्होंने एसटी के कैटेगरी में आने के लिए जो मणिपुर हाई कोर्ट है वहाँ पे अर्जी डाला था। तो मणिपुर हाई कोर्ट के द्वारा जो है जो मैती समुदाय है उनको एसटी कैटेगरी देने के लिए मणिपुर सरकार को आदेश दिया गया था। इसके वजह से वहाँ पे जो है सांप्रदायिक दंगा बढ़ा। वहाँ और कोई कारण जिसके वजह से ये क्लेशेस उत्पन्न हुआ हो? और कोई कारण जिसके वजह से इस तरह के विवाद उत्पन्न हुए हो? फिलहाल तो मुझे यही पता है। अच्छा, कुछ वहाँ खनन का या फिर जो ड्रग्स का मामला है उससे कुछ उसके बारे में कुछ जानकारी? हाँ, एक था कि जो हिली एरिया में जो कुकी समुदाय के लोग रहते थे उन्होंने नशीले पदार्थ जो अफीम है उसकी खेती किया करते थे, तो उसके लिए वहाँ से और अवैध वो कब्जा जमा करके बैठे हुए थे, तो वहाँ से सरकार द्वारा उनको निष्कासित कर दिया गया है, जिससे कि ये एक माहौल खड़ा हुआ है। क्योंकि यहाँ एक मुद्दा ये भी उठा था कि ये विदेशी से बाहर की सरकारों के द्वारा ये स्टार्ट करवाया गया, तो ड्रग्स उसमें एक मामला था जो कि शायद संबंधित है, इसलिए पूछ दिए। और सर तब तो कुछ स्पेशलिटी बताइए भागलपुर व्यापार के क्षेत्र में, क्या है भागलपुर का स्पेसिफिकेशन, क्यों है भागलपुर फेमस? जी सर, भागलपुर में देखें तो सबसे पहले तो इतिहास की बात करें तो ये मगध साम्राज्य का हिस्सा रहा है सर। उसके बाद से विक्रमशिला महाविहार वहाँ पे स्थित है। ऑन बिजनेस फ्रंट, आई एम आस्किंग ऑन बिजनेस फ्रंट्स। बिजनेस अभी फ़िलहाल उसको भागलपुर को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है। सिल्क का प्रोडक्शन वहाँ, तसर सिल्क का प्रोडक्शन बहुत। तसर का, और क्या किस्म होता है सिल्क का? जी सर। और सिल्क का कितना वेराइटीज़ होता है जो वहाँ प्रोडक्शन होता है भागलपुर में? इरी सिल्क है, तसर है, रेशम
एक है फ़िलहाल यही है सर। अच्छा, जीडीपी और जीएनपी में क्या अंतर है? व्हाट इज जीडीपी एंड जीएनपी? जीडीपी जब टोटल एक साल में और देश की सीमा के अंदर जो प्रोडक्शन होता है उसका जो मौद्रिक मूल्य होता है वो जीडीपी होता है, और जीएनपी जो होता है वो जो विदेशी आय को जब घटा दिया जाता है जीडीपी से जीएनपी में, तो वो जीएनपी होता है। इंडिया में जीडीपी ज़्यादा है कि जीएनपी ज़्यादा है? फिलहाल जीडीपी ज़्यादा है सर, जीडीपी। जीएनपी क्यों नहीं ज़्यादा है? क्योंकि विदेशी कंपनियां यहाँ ज़्यादा काम करती हैं तो उनकी आय ज़्यादा होंगी, अच्छा अच्छा। बशर्ते जो विदेश में भारतीय काम करते हैं उनकी अपेक्षा। अच्छा, मोदी जी हमेशा बोलते हैं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। ईज का मतलब क्या होता है? EASC, ईज का फुल फॉर्म क्या होता है? सर आसान बनाना, आसान बनाना फुल फॉर्म उनको नहीं पता, फुल फॉर्म। किसी अच्छा चीज़, अच्छा। प्रक्रिया को आसान करना। इसका EGSS सर्विस एक्सीलेंस, थैंक यू सर। ये इसका ये होता है, और अच्छा है, और क्या ठीक ठाक। थैंक यू। बहुत अच्छा है आप मुझे लगता है कि आपका यू मस्ट बी सिलेक्टेड, मेरा अपना मानना है, हो सकता है नहीं। आपका अपीयरेंस, नॉलेज, ये सब अच्छा है रियली, मतलब नहीं। और हम्बल होना है, थोड़ा सा नमस्कार बेहतर तरीके से करना है ना। दूसरा कि निकलते समय भी धन्यवाद बेहतर तरीके से और बेहतर, है ना, क्योंकि आपके हाथ में ये है, इसलिए अभी समझ नहीं आया कि हमको बैठना है कि जाना है, इसलिए हाँ, नहीं करना। कोई बात नहीं। दूसरा कि जैसे ना आई कांटेक्ट सबसे करना है, ठीक, जैसे जिसने सवाल पूछा उसके अलावा आई कांटेक्ट सबसे हो, पूरे बोर्ड से हो। बाकी आप में आत्मविश्वास है, नॉलेज भी ठीक है, थोड़ा थोड़ा बेसिक जैसे आधुनिकता की शुरुआत कहाँ थोड़ा से हम होती कंफ्यूज कर है, गए सर एकदम, तो ये mind आपने blank तीसरी हो गया। व्याख्या कर दी, हाँ, ठीक। तो जानबूझ के मैंने ये किया कि आपने कहा आधुनिक भारत, वहीं से पूछा जाए। ये सब भी जैसे नवजागरण, पुनर्जागरण, उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद, राष्ट्रवाद थोड़ा सा देख लीजिए जो है वो राष्ट्रवाद क्या है, अपने भौगोलिक और सांस्कृतिक चीज़ों को मिला के बोले, ये सब थोड़ा सा एक भागलपुर से और देख लीजिएगा थोड़ा, और मैं पूछता मंजूषा जी सर। मंजूषा कला वगैरह, है ना, तो ये सब देख लेंगी। वहाँ लोकल जो ब्यूरोक्रेसी है उसके बारे में थोड़ा सा नॉलेज, कौन DM है, कौन SP है। सर्विस प्रेफरेंस क्या है? मेरा बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और पुलिस सर्विस है। BAS है, हाँ। तो BAS के बारे में जान लीजिएगा थोड़ा सा कम, है ना, कि कैसे सर्विस में पोस्टिंग होती है और क्या प्रमोशन वगैरह का रूल है। बस बाकी तैयार हैं आप, बेस्ट ऑफ लक। ठीक। कब इंटरव्यू आपका? 14 तारीख को। 14। चलिए टाइम अच्छा परफॉर्म करेंगे, जस्ट आवर विशेज विथ यू, ठीक है। जस्ट ट्राई टू परफॉर्म इन द बेस्ट स्टाइल, बट मे बी कॉन्फिडेंस है, थोड़ा सा हम्बल रहने का है, थोड़ा सा लगे कि मतलब वाकई हम नहीं नीडी हैं इन चीज़ों के लिए, ठीक है। हाँ, खुश हों, उनका खुश होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान रखिए, आप बहुत बड़े जानकार हो सकते हैं, अगर वो खुश नहीं है ना तो 150 में 50 नंबर मिल जाएगा। यस सर। ऑलवेज ट्राई टू बी हम्बल, ओरिएंटेशन बढ़िया हो, और बहुत पोलाइटली, मतलब होता है ना कि चीज़ों को जैसे टाल भी रहे हैं, टाल भी दी और पता भी नहीं चले, यही तो कलाकारी है। यस सर। जो चीज़ कहना भी नहीं और हम कह भी देंगे और पता भी नहीं चलेगा, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। थोड़ा ये बारीक डोर होता है, कहना और नहीं कहने के बीच का जो डोर है ना, उसको हमेशा जिंदा रखने का है। ऐसे करेंगे तो क्या है। बिल्कुल, हाँ, अब ठीक है। sure ऋचा, success आप तैयार हैं इंटरव्यू के लिए? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा, ठीक, थैंक यू। थैंक यू।